नमस्ते बच्चों, मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा और मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक बार फिर कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती के लिए। और इस बार पाठ का नाम है रीढ़ की हड्डी, जिसके रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर। बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले अपने इन अनुदेशों का पालन कीजिए ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। सुनते जाइए, जहाँ समझ में ना आए पॉज कीजिए, पीछे आइए, फिर से सुनिए, समझ जाएंगे। परिचय दे देते हैं जगदीश चंद्र माथुर जी का, जो यहाँ पे प्रस्तुत है आपके सामने। मैं आपको इनके बारे में जानकारी देते हुए बताना चाहता हूँ कि इनका जन्म जो है 16 जुलाई 1917 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा खुर्जा में ही हुई। उसके बाद उनकी उच्च शिक्षा यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद और प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। 1939 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी से करने के बाद 1941 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस में चुन लिए गए। बच्चों, अंग्रेजी सरकार के समय 1941 में, जबकि जो इंडियन सिविल सर्विस की एग्जाम होती थी, जिसे आज यूपीएससी के नाम से जाना जाता है, बड़ी कठिन मानी जाती थी। ये बहुत ही प्रतिभावान विद्यार्थी रहे अपने ज़माने में और उस वक्त इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस जैसी परीक्षा उत्तीर्ण की थी। और बच्चों, इसके अलावा मैं आपको इनके बारे में जानकारी दूं कि ये हिंदी के एक लेखक और प्रसिद्ध नाटककार थे। वे उन साहित्यकारों में से थे जिन्होंने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी की लोकप्रियता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं बच्चों, अपने समय में ये ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल थे। AIR, ऑल इंडिया रेडियो। बच्चों, आपको ये जानकर खुशी होगी और हैरानी होगी, जनरल नॉलेज भी है, कि ऑल इंडिया रेडियो AIR का हिंदी नामकरण आकाशवाणी, आपने सुना होगा आकाशवाणी रेडियो से, तो जो आकाशवाणी नामकरण है वो जगदीश चंद्र माथुर जी के कारण ही मिला है। इन्होंने ही ऑल इंडिया रेडियो का हिंदी नामकरण आकाशवाणी किया, जिसे हम आज आकाशवाणी के नाम से हिंदी में पुकारते हैं। तो ऐसे प्रतिभावान जगदीश चंद्र माथुर जी, और इनका यहाँ प्रसिद्ध नाटक एकांकी, असल में मैं कहूँ नाटक तो बड़ा होता है, एकांकी थोड़ा छोटा होता है। एकांकी की परिभाषा देते हुए यहाँ पे मैं बताइए है बात छोटी सी, आप देखिए कि आधुनिक दृश्य साहित्य के अंतर्गत एकांकी का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें एक ही अंक या विधान किया जाता है। यह अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले का पर्यायवाची है, आप जानते हैं बच्चों। इसमें नाटक के तत्वों को स्वीकार किया है, मतलब नाटक बनाने के जो तत्व लगते हैं वही, लेकिन फिर भी ये नाटक से भिन्न है, अलग है। इसमें एक ही अंक, एक ही घटना, एक ही मूल भाव, एक ही दृश्य, जीवन का एक भाग, कार्य या उद्देश्य रहता है। इसकी परिभाषा में डॉक्टर गोविंद दास कहते हैं कि इसमें जीवन से संबंधित किसी एक ही मूल भाव या विचार की एकांत अभिव्यक्ति होती है, यानी विचार को बताया जाता है। और यही यहाँ पर साबित कर रहा है इस एकांकी में, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। और रीढ़ की हड्डी इस एकांकी के पात्र यहाँ पे दिए गए हैं। उमा है जो एक सुशिक्षित युवती है, राम स्वरूप है जो उमा के पिता हैं, प्रेमा है जो उमा की माँ है, शंकर एक नौजवान युवक है और गोपाल प्रसाद शंकर के पिता हैं। साथ में एक और व्यक्ति है यहाँ पे, रतन, ये राम स्वरूप का नौकर है। बच्चों, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कुछ चीज मैं आपको बताऊं। देखिए यहाँ पे तस्वीरों में जिस तरह से दिख रहे हैं ना ये सभी व्यक्ति, दिखने से नहीं, उनके व्यवहार से, उनके विचारों से, उनके कर्म से पता चलता है कि व्यक्ति कैसा होता है, क्या सोचता है, क्या करता है। खैर, ये मुद्दा यहाँ पे नहीं है। प्रश्न ये है कि वक्त में बहुत परिवर्तन आ चुका है, समाज में नारी का उत्थान हुआ है, किंतु आज भी सामाजिक कुरीतियां पूर्णतया दूर नहीं हो सकी हैं। नारी शोषण आज भी हमारे समाज की एक ज्वलंत समस्या है। कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी सक्षम नारी हो, पुरुष उसे हीन समझता है। विवाह के समय नारी के गुण आके जाते हैं, परिवार की आय को जांचा जाता है तथा दहेज का परोक्ष अथवा गुप्त संकेत तो अवश्य ही होता है। इसी प्रकार की समस्या को उजागर करती है ये एकांकी। रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार तथा स्त्रियों के आत्मविश्वास और साहस की सराहना करना इस एकांकी का उद्देश्य है। तो बच्चों, ये है वो एकांकी, रीढ़ की हड्डी। लेकिन इसके पहले मैं आगे बढ़ूं बच्चों, मैं चाहता हूं कि मैं इस एकांकी का घटनाक्रम संक्षेप में
छोटे रूप में आपके सामने पहले प्रस्तुत करूं, ताकि आप इसका उद्देश्य समझो, और उसके बाद फिर हम एक बार एक डायलॉग करते हुए इस एकांकी को आगे बढ़ेंगे लेकर। पहले मैं इसका घटनाक्रम छोटे रूप में बता देता हूँ। रीढ़ की हड्डी श्री जगदीश चंद्र माथुर का एक सामाजिक व्यंग है, जो कि एक पढ़ी लिखी लड़की उमा के विवाह के संबंध में लिखा गया है। एक सामान्य नागरिक राम स्वरूप की पुत्री बीए तक यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी ग्रेजुएशन तक शिक्षा प्राप्त कर चुकी है। वो कॉलेज छात्रावास में रह चुकी है यानी हॉस्टल में। वो विचार से सीधी है किंतु सिद्धांतों की समर्थक है। इसी कारण वो ऐसे लड़के के पिता की आलोचना करती है यानी क्रिटिसाइज करती है जो स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं। गोपाल प्रसाद का लड़का शंकर लखनऊ मेडिकल कॉलेज का छात्र है, लेकिन हर कक्षा में कम से कम एक बार अवश्य फेल होता है। वो लड़कियों के छात्रावास का यानी हॉस्टल का चक्कर लगाता है और जिसके कारण कई बार पीटा जा चुका है। और ऐसा ही ये शंकर जो है, इस शंकर रिश्ता लेकर आया है उमा के पास। प्रस्तुत एकांकी का प्राण उमा के विवाह के लिए आने वाले गोपाल, उनके पुत्र शंकर तथा उमा के पिता राम स्वरूप जी का आपसी संवाद है, कॉन्वर्जेशन। राम स्वरूप अपनी पुत्री की ऊंची शिक्षा को छिपा रहे हैं। जब उमा पान लेकर बैठक में जाती है तो उसकी आंखों पर सुनहला चश्मा देखकर गोपाल चौंक पड़ते हैं। कई बार के आग्रह के बाद उमा मुंह खोलती है और लड़कियों को भेड़ बकरी की तरह मानने वाले गोपाल प्रसाद को आड़े हाथों लेती है। जब गोपाल प्रसाद अपनी बेइज्जती का हंगामा करना चाहते हैं तो वह उनके पुत्र शंकर का लड़कियों के छात्रावास का चक्कर काटने की आदत का पोल खोल देती है कि किस तरह से तुम्हारा लड़का गर्ल्स हॉस्टल के आगे पीछे मुंह मारता रहता है, घूमता रहता है। वह कहती है कि शंकर महोदय फरवरी माह में छात्रावास के इर्द गिर्द घूमने के कारण बुरी तरह से पीटे गए, जिसमें उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। वह बड़ी मुश्किल से नौकरानी के पैरों पड़कर जान बचाकर भाग सका था। उमा के मुंह से भेद सुनते ही शंकर के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। अब वो चुपचाप वहां से चल देता है। गोपाल प्रसाद जो इस अकड़ में कि शंकर उनका पुत्र है, उमा की योग्यतापूर्ण बातें सुनता है तो अपना संतुलन खो देता है और उपहासमय स्थिति में ही यहाँ नाटक का अंत होता है। तो इसी नाटक को हम अब इस एकांकी के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं बच्चों। डायलॉग एक बाय एक बोलते जाएंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, शुरू करते हैं। एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वो अधेड़ उम्र के हैं। अधेड़ उम्र मतलब नौजवान से जवान से बड़े। आप ये समझ लीजिए कि 50-60 साल की उनकी उम्र होगी। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। तख्त बच्चों यहाँ पे देखिए वो टेबल जैसा होता है जिसपे आराम से सामान रखे जा सकते हैं, बैठ सकते हैं। राम स्वरूप, अब हम डायलॉग करते हैं। राम स्वरूप, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर। तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। फिर रतन उनका नौकर कहता है, बिछा दे साहब। राम स्वरूप जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा, परमात्मा की यहाँ अकल बट रही थी तो देर से पहुंचा था क्या? बिछा दो साहब। और ये पसीना किस लिए बहाया है? रतन तख्त बिछाता है और मुस्कुराता है। ओके, तख्त यानी लकड़ी से बनी हुई चौकी। राम स्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते, दरी यानी एक तरह से कपड़ा या चादर जैसा जो भी है। प्रेमा, लेकिन प्रेमा जो है राम स्वरूप की पत्नी है, उमा की माँ, लेकिन वो तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। राम स्वरूप, क्या हुआ? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। यहाँ पे ठीक ठाक करके नीचे लाने का अर्थ ये है बच्चों कि सजा धजा कर लेकर आना, क्योंकि लड़के वाले आ रहे हैं लड़की को देखने के लिए, यानी उसको एक वस्तु की तरह प्रस्तुत करना चाहते हैं कि कहीं लड़के वाले बिदक ना जाए, बुरा ना मान जाए कि लड़की सुंदर नहीं दिख रही। राम स्वरूप, अरे हाँ देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। करीने से यानी सजधज के, सही तरीके से। ये लोग जरा ऐसे ही हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। तो ये वर्णन है उनका, उन लड़के वालों का जो आ रहे हैं यहाँ पर बच्चों, गोपाल प्रसाद और शंकर। मतलब खुद तो वकील है, सोचिए कितने बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन इस पढ़ने लिखने का क्या फायदा जब उनकी सोच इतनी छोटी है बच्चों कि वो लड़की ऐसा चाहते हैं जो ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। कमाल की बात है। फिर प्रेमा कहती है, और लड़का? रामस्वरूप बताता है लड़के का गुणगान करते हुए व्यंग्य में, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद
लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा, क्या करूं, मजबूरी है। यानी ये पढ़ा लिखा लड़का भी अपने बाप के ही पैरों पर ही, नक्शे कदम पर ही चलता है, वही उसी तरह की बातें करता है। लेकिन जब पोल खुलेगी तब पता चलेगा। यहाँ पे करीने से यानी ढंग से। रतन नौकर आ गया है। बाबूजी बाबूजी, धीमे आवाज में। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर, अरे प्रेमा, वे आ भी गए। तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से। आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। यानी गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ आ चुके हैं। रामस्वरूप उनका स्वागत कर रहे हैं। बच्चों, मैं एक जानकारी आपको यहाँ पे दे दूं, ये एकांकी जितना भी यहाँ दिया गया है आपकी पुस्तक में, इससे थोड़ा बड़ा है। मतलब उसमें और भी कई डायलॉग्स बीच बीच में आते हैं, लेकिन उनको संप्रेस कर दिया गया है, यानी घटा दिया गया है। ऐसा इसलिए कर दिया गया है ताकि एकांकी बहुत बड़ी ना हो जाए और आपको छोटे रूप में प्रस्तुत की जाए। इसलिए अचानक से देखिए यहाँ पे उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी और अचानक आइए आइए, मतलब अचानक मेहमान आ गए। तो और भी इनमें बीच में डायलॉग्स होते हैं, लेकिन वो घटा दिए गए हैं और उनकी जरूरत भी नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो आइए आइए। तो बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खखार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप लड़के की तरफ मुखातिब होकर, यानी देखते हुए, सामने उनकी तरफ देखते हुए, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। ये लड़का शंकर भी हॉस्टल में रहता है ना, तो कह रहा है वीकेंड में चला आया था, यानी सप्ताह के अंत में, शनिवार रविवार जैसे। रामस्वरूप, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा? शंकर, जी यही कोई साल 2 साल। बच्चों ये बताइए, जिसका कोर्स जितने साल का होता है उसे तो पता ही होता है ना कितने साल में खत्म होगा। यहाँ शंकर का व्यवहार देखिए, खुद जहाँ ये चाहते हैं कि लड़की करीने से रहे, ढंग से बोले, उठे बैठे, वहां शंकर कितना बदतमीज है कि बेशर्मी से कह रहा है कि कोई साल 2 साल। और क्यों ऐसा? जब रामस्वरूप ने पूछा साल 2 साल, शंकर ने कहा जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। मार्जिन, बेशर्मी की हद ये है, वो कहना चाहता है कि मैं 1 आध साल का मार्जिन। असल में बात ये है कि वो फेल होता है, फेल हो चुका है। यहाँ पे भी डायलॉग थे बच्चों और संवाद थे यहाँ पे जो काटे गए हैं, नहीं तो उसमें जानकारी दी जाती है कि ये 1-2 बार पहले फेल हो चुका है। जब गोपाल प्रसाद जो है वो थोड़ा सा माहौल को पटाने के लिए, समझाने के लिए ये कहता है रामस्वरूप से, झूठ कहता है कि परीक्षा के समय जो है शंकर बीमार पड़ गया था, इसलिए उसका रिजल्ट जरा खराब हो गया था, ऐसे। तो उसमें बेशर्मी ये बच्चा शंकर कहता है मार्जिन रखता हूँ। खैर, गोपाल प्रसाद अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बात हो जाए। बिजनेस, बच्चों आप देखिए, बिजनेस की बात करने के लिए आए हैं यहाँ पे, ये शादी की बात करने आए हैं ना, ये शादी को ही बिजनेस समझ रहे हैं। शादी को बिजनेस समझने वाले गोपाल प्रसाद और ये शंकर, देखिए क्या इनका व्यवहार है। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस? हो अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद, ये सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? तकल्लुफ मतलब तकलीफ या शिष्टाचार जो भी है। रामस्वरूप तकल्लुफ किस बात का, ये तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए। तो आप तो जानते हैं बच्चों, हमारे घर पे कोई भी मेहमान हो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, हम उनका स्वागत करते ही हैं अच्छी तरीके से। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, चुप कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं, शंकर की बैकबोन। बैकबोन अंग्रेजी शब्द, इसका हिंदी रूपांतरण है रीढ़ की हड्डी। बच्चों ये वही रीढ़ की हड्डी है जो वो तुड़वा चुका है। गर्ल्स हॉस्टल में जब यहाँ वहाँ देखने जाता था, गर्ल्स हॉस्टल में जाता था जब ये ताकने झांकने, तब वहाँ उसकी पिटाई हो चुकी है। तो इसके बैकबोन, लेकिन बात पूरी नहीं हुई। इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? विलायती मतलब बच्चों फॉरेन की। नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और जरा चीनी भी ज्यादा डालिएगा। शंकर खखार का, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। रीढ़ की हड्डी बच्चों यहाँ देखिए, बैकबोन। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। सो आपस में उनकी बातचीत चल रही है। रामस्वरूप
शंकर को प्याला पकड़ाते हुए। वो क्या? खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। खूबसूरती मतलब बच्चों हम जानते हैं कि किस तरह से खूबसूरती मतलब बाहरी सुंदरता को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। लोग तरह तरह के तरीके निकालते हैं, नुक्स निकालते हैं और इस तरह से खूबसूरती का प्रचार प्रसार किया जाता है। जबकि खूबसूरती बाहरी और तन की नहीं होती, खूबसूरती अंदर और मन की होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और कहते हैं कि खूबसूरती पर टैक्स। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं खूबसूरती पर टैक्स क्यों? मजाक नहीं साहब, एक ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूं भी नहीं करेंगे। मतलब जब खूबसूरती पर टैक्स लेंगे तो कोई भी व्यक्ति मना नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने आप को खूबसूरत समझेगा, तो इसलिए वो टैक्स देगा। तो इस तरह से मजाक मस्ती कर रहे हैं, खूबसूरती के नाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसे रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो कभी उठता भी नहीं था। अब रामस्वरूप जरा सफाई देते कि हमारे ज़माने में जब हम शादी ब्याह करते थे तो खूबसूरती जैसी कोई चीज़ नहीं देखते थे। वहाँ पे माता पिता जो है रिश्ता तय कराते थे और हम शायद शादी के वाले दिन ही एक तरह से उनका चेहरा देख पाते थे, तो खूबसूरती कोई बात ही नहीं थी। तस्ते गोपाल की तरफ बढ़ाते हुए, लीजिए। फिर गोपाल प्रसाद वो कहते हैं, हाँ कभी नहीं साहब, कभी नहीं। मतलब हमारे ज़माने में खूबसूरती पे ध्यान नहीं दिया जाता था, बट आज देते हैं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे अपने जमाने की तो बात कर दी, अब इस जमाने की बात करने के लिए शंकर से पूछा जा रहा है। अब शंकर क्या जवाब दे? ओ शंकर जवाब दे इसके पहले मुझे धन्यवाद कहना पड़ रहा है, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसलिए हमें अगले क्लास का इंतजार करना पड़ेगा बच्चों। तो हम इंतजार करते हैं अगली क्लास में और देखते हैं कि ये बातचीत कहाँ तक जाती है और कहाँ खत्म होती है, कैसे खत्म होती है, किस तरह से। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।